अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप में से किसी ने शॉर्ट कोड बनाने की ट्राई की थी? जैसे लेकिन मेरा ये था कि वो जो इंडेक्स और पीएचपी वाली फाइल में जब मैंने बनाया था ना, तब वो रन हो रहा जी था, जी। लेकिन जब प्लगइन वाली में बनाया था तो तब रन नहीं हो रहा। हम आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सर मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में और मेरा लैपटॉप तो हॉस्टल में, तो मैं कल की ओके क्लास ओके। में आपको शेयर करूँगा। जी चलिए ठीक है। अच्छा, किसी और ने ट्राई किया था शॉर्ट कोड्स को? ओके चलिए। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लाइक आपकी जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं, जितने भी ऐप्स बनते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं जिसको बोलते हैं हम CRUD ऑपरेशंस। किसी को आइडिया है कि CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं? या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्राउड ऑपरेशंस क्या होते हैं? बोले नहीं सर, नहीं आइडिया। ओके। जी तैयब। आइडिया नहीं है सर। ओके। सर जो चार ऑप्शन होते हैं, क्रिएट, फीड, अपडेट एंड लिखिए, इनको कितने करोड़ क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा, मैं ना आप लोगों को स्लैक की एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम स्लैक पे कैसे क्राउड ऑपरेशंस को यूज कर रहे होते हैं। मेरा स्लैक शो हो रहा है सबको? यस सर। ओके। अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन होता है क्रिएट का। ठीक है, कि आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि मैं एक पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा और लाइक मैं एग्जांपल के लिए आपको थ्रेड में लिख के दिखा देता हूँ ताकि वो सबको नोटिफिकेशन आ जाए कि ये थ्रेड के अंदर में आया है। यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शंस हैं कि आप मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस आप ठीक है, मैंने इस तरह कुछ भी लिख दिया। तो मैंने एंटर किया, ये क्रिएट हो गया और ये डेटाबेस के अंदर सेव हो गया। ये क्रिएट का ऑप्शन था। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। इस चीजें सबको आपको पता है, हम इनको फिर डेटाबेस के हिसाब से देख रहे होंगे, तो उसको जरा कॉन्सेंट्रेशन से समझिए। अच्छा, ये मैंने क्रिएट किया था। अब मैंने इसको एडिट कर दिया और टेस्ट 2 कर दिया। ठीक है, तो ये एडिट हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। और जो लास्ट है वो है डिलीट का, कि मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया। तो इसी तरह ही क्रिएट CRUD हमारे जो होते हैं वो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर सबसे पहले होता है सी। सी का मतलब होता है क्रिएट। आर, आर का मतलब होता है रीड। और यू, यू का मतलब होता है अपडेट। और डी, डी का मतलब होता है डिलीट। अच्छा, इसमें से आप लोगों को कौन कौन से समझ आए ऑपरेशंस? सिंपल है। कोई इसको एक दफा एक्सप्लेन करना चाहिए दोबारा से, या किसी को भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सर आपने बताया एक हर क्वेश्चन होते हैं, तीसरा होता है क्रिएट, डिफॉल्ट, डेट, ऊपर, अपडेट, इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कोड क्वेश्चन कहते हैं। तो ये हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी मैसेज को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए, इस तरह से। एग्जैक्टली, थैंक यू। कोई और बताना चाहेगा इस चीज को कि CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं जैसे लिखे हुए हैं और एग्जांपल के साथ? तो आपकी वेबसाइट या आपका ऐप, इन्हीं 4 ऑपरेशन, ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। ये इन्हीं के साथ ही आपकी पूरी कोई भी वेबसाइट या ऐप बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ facebook.com की। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर हम CRUD ऑपरेशंस कैसे यूज कर सकते हैं, कर रहे होते हैं सेम ऐसे ही कि आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे अपलोड कर सकते हैं, जिसको हम क्रिएट कहते हैं।
उसके अलावा जो अपलोडेड पोस्ट हैं उनको हम रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक मैसेज जो है वो पोस्ट किया हुआ था, इसको मैं रीड कर सकता हूँ, यूजर कोई भी दूसरा इसको रीड कर सकता है। जो एक और है वो है अपडेट, कि मैं इसको एडिट करके अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। और जो लास्ट है वो ये कि मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि किसी भी मोबाइल ऐप को या वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे फेसबुक के अंदर होता है कि आप कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लोगों की जो पोस्ट आई होती हैं उनको रीड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। ये सबको समझ आ गया? किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? ओके, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। Okay, चलें, ये चीज आपको क्लियर होगी कि क्रेडिट ऑपरेशंस ये होते हैं। अच्छा, अब आप में से कोई बताना चाहेगा कि डेटाबेस क्या होती है? एनी रफ एग्जांपल या डेफिनेशन? किसी को भी आइडिया नहीं कि डेटाबेस क्या होती है? सर, जहाँ पे हमारा वेबसाइट का डेटा पड़ा होता है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये आ रहा है क्रेड ऑपरेशंस, ठीक है। तो आप जब क्रिएट करेंगे तो वो कहीं पे स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। अगर वो स्टोर नहीं होगा तो फिर वो आप मतलब कि दूसरे को रीड नहीं करवा सकते, क्योंकि वो स्टोर्ड ही नहीं है, ठीक है। किसी सर्वर के ऊपर कोई डेटाबेस बनी होगी जिसके अंदर हमारा जो कोई भी हर चीज जो आपने अपलोड की है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो आपने स्टोर करवाई हुई है, तो वो आप हो रही होगी। और फिर हम उसी को ही अपडेट कर रहे होते हैं उसी डेटाबेस के ऊपर, और उसको डिलीट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेटाबेस जो है वो दिखा दूँ। अगर आप लोग एग्जाम यूज कर रहे हैं, एग्जाम सर्वर, तो आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से मिलेगी, वो पहले आप लोगों ने देख ली होगी। लेकिन इसके अंदर लोकल के अंदर हम डेटाबेस ऐसे यूज करते हैं, उन्होंने पासवर्ड और यूजर नेम दिया हुआ है रूट रूट, क्योंकि ये लोकल है तो इस वजह से। अब ये मेरी वेबसाइट की डेटाबेस है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं देख सकता हूँ जो जो मैंने डेटाबेसेस बनाई है, फॉर एग्जांपल। ओके, चलें, ये वाली जो है ना, ये इसको इसके ऊपर हमने काम करने में अभी टेस्ट कर रहा था इसको, तो मैं बाकी दिखा देता हूँ पोस्ट्स की, ठीक है। लेट्स सी, डू आई हैव सम पोस्ट ऑन माय वेबसाइट? मैं एक दफा कंफर्म कर रहा हूँ। ब्लॉग पे गए तो नहीं, ब्लॉग पे नहीं। हेलो वर्ल्ड का एक ही पोस्ट है, आई थिंक एक ही पोस्ट है इस टाइम पे। चलिए मैं यहाँ से चेक करके बताता हूँ आपको, एडमिन पैनल से पोस्ट्स। ओके, चले पोस्ट एक ही है, कोई बात नहीं, हम पेजेस को टेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको वहां से पेजेस दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह शो मिलते हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास तकरीबन 5 पेजेस हैं, अबाउट है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट अस है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं डेटाबेस के अंदर से। आई एम नॉट श्योर कि ये हमें यहाँ पे विजिबल करवाएगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। लिंक्स, ऑप्शंस, पोस्ट मेटा, पोस्ट्स। अच्छा, शो डाटा करता था, सॉरी। हाँ, ये एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि इस टाइम पे जो डेटाबेस हमने बनाई हुई है उसका ना, सॉरी, जो हमने लोकल के ऊपर साइट बनाई हुई है, सेकंड वेबसाइट, इसका जो एडमिन है वो है, मैंने उसका नाम एडमिन रखा हुआ है। जो मैंने पासवर्ड रखा है वो हैश हो चुका है इस टाइम पे। अगर आप लोगों को हैशिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं 1 मिनट में या एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल एक यूजर आता है, उसने पासवर्ड रखा है 111, ठीक है। जब हम डेटाबेस में उसको स्टोर करेंगे तो हम उसको 1 1 नहीं करेंगे, हम कुछ भी रख देंगे वन की जगह पे। हम जैसे उन्होंने ये लिखा हुआ है डॉलर डॉलर एक्सेट्रा, तो एक वन की जगह पे मैं डॉलर, R, F,
सी, कुछ भी इस तरह से रख देता हूँ, दूसरे के वन की जगह मैं कुछ और रख देता हूँ। और एल्गोरिदम्स लगे होते हैं इसके पीछे, जो बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि ताकि अगर हमारी डेटाबेस हैक हो जाए तो हमारा पासवर्ड किसी को मिल भी जाए तो उसको पता ना चले कि ये हमने पासवर्ड क्या रखा हुआ था, यूजर ने पासवर्ड क्या रखा हुआ था। इस तरह ये हैशिंग हो रही होती है। तो ये सिंपल से आपके पासवर्ड को, एक्चुअली मैंने रखा हुआ है 1 2 3 4 रखा हुआ है, तो ये उसने 1 2 3 4 को ये बना के रखा हुआ है। तो ये इसी तरह डेटाबेस के अंदर शो होता है। और ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है ताकि आपकी डेटाबेस हैक भी हो तब भी कोई इशू ना आए। तो ये बेसिक सी डेटाबेस थी। अब ऐसा करते हैं कि हम ना कुछ पोस्ट शो चेक कर लेते हैं। मैं देखना चाह रहा था कि ना मुझे पेजेस का डाटा मिल जाता, बट स्टिल पहले हम थोड़ा सा ना क्रिएट कर लेते हैं। ये हम आ गए डेटाबेस के अंदर, और इसके अंदर मैंने गया पोस्ट्स के अंदर, और यहाँ पे एक हेलो वर्ड था, हम एक और क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू पोस्ट, इसको मैंने नाम दिया post 1। और इसके अंदर मैंने बेसिक से दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, और इसको मैंने सेव कर दिया, पब्लिश भी कर दिया। ये पब्लिश हो चुका है। और फिर मैं वापस गया, लेट्स क्रिएट अनदर वन, पोस्ट को, दिस इज माय सेकंड पोस्ट। और उसके बाद जो एक और मैं बना देता हूँ, post 3 पोस्ट। ये मैंने 3 पोस्ट यहाँ पे बनाए हैं। तो हम इनको डेटाबेस के अंदर फाइंड करते हैं कि वहाँ पे ये कैसे शो हो रहे होते हैं। पोस्ट पब्लिश हो चुका है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 पोस्ट आ रहे हैं, बेसिकली 4 हैं लेकिन 3 आ रहे हैं। तो लेट्स रिफ्रेश इट, और ये हम पोस्ट में आए। जी, आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पे 3 पोस्ट बनाए थे। तो मुझे नहीं पता ये 2 दफा क्यों दिखा रहा है, बट स्टिल दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट, ये आ गया। और ये दोबारा से उसने सेव किया हुआ है। फिर दिस इज माय सेकंड पोस्ट, फिर दिस इज माय थर्ड पोस्ट। ये तीनों उसका जो डाटा है वो इस डाटाबेस के अंदर आ गया। ठीक है। इस चीज की समझ आई कि हमने किया क्या है यहाँ पे। पोस्ट कंटेंट है, अच्छा अभी देख लें, पोस्ट टाइटल भी आ रहा होगा यहाँ पे। ओके, एज आई एक्सपेक्टेड। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर ना एक चीज होती है कि हम किसी भी पेज को बनाते हैं तो उसको हम डेटाबेस के अंदर एज अ पोस्ट सेव कर रहे होते हैं। तो यही हुआ है यहाँ पे। पेजेस इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो सारे के सारे एज अ पोस्ट सेव हुए हुए हैं। ये मैंने कल चीज सिखानी थी कि किस तरह से कर रहे होते हैं, लेकिन वो टाइम शॉर्ट था, तो आज हम एक और टॉपिक कवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देख लें, ये पोस्ट है, ये उसको उसने डबल सेव किया हुआ है। इस टाइम पे मैं इस चीज को नहीं इनकाउंटर करना चाह रहा कि क्यों वो डबल कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि उसने ये सेव कर लिया है। ये उसका क्रिएशन टाइम है, ये उसकी आईडी है, 55 नंबर आईडी है पोस्ट की। और ये पोस्ट है, ये मैंने उसके अंदर कोई रिव्यू, अच्छा, ये पोस्ट है ओरिजिनल, और उसने साथ उसकी रिवीजन सेव की हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, आप में से कोई बोलेगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ जी आ रहा है। यस सर, आ सर, गया समझ। आ गया मेरे समझ। चलिए, दैट्स ग्रेट। कोई इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहेगा जो मैंने बताया? सर, ये आपने बताया कि हमारा पोस्ट वगैरह जो भी हम वेबसाइट में अपने चेंजेस वगैरह या डेटा सेव करते हैं तो वो किस तरीके से डेटाबेस में जो है वो शो होता है और हम किस तरह से उसको जाके देख सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो अभी आपने 3 पोस्ट बनाई, तो वो आपने सिलेक्ट WP पोस्ट वाली फाइल के अंदर जाके जो है वो पोस्ट देखी है।
जिसमें वो हमें सारी डिटेल्स उसकी पोस्ट की देख रहे कि पोस्ट दे रहे, कब पोस्ट बनाई गई, कब एडिट की गई, पोस्ट का टाइटल क्या है, एक्सेट्रा। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ से मिल सकती है। और पेजेस जो हैं हमारे, वो भी पोस्ट की एक टाइप होते हैं, तो वो हमें अलहदा से नहीं मिलेंगे, वो भी हमें पोस्ट वाले फोल्डर से ही मिलेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू। सबको इस चीज़ की समझ आ गई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस चीज़ की समझ ना आई हो कि ये हमने क्या किया है? ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ना सबको समझ आ गई। अच्छा, किसी को आप में से एसक्यूएल का आइडिया है कि एसक्यूएल क्या होती है? ओके, उससे पहले क्यूरी का आइडिया है कि क्यूरी क्या होती है? अगर यस नहीं तो सर। बता। कोई भी जो बेसिकली जी जी, कोई प्रॉब्लम क्या। जी बताएं। जी जी, आप बता रहे थे। सर मैं बता रहा था। कोई ओके। आप बता दो। जी जी बोले। नहीं, बता दे आपको। सर मैं कह रही थी कोई भी जो हमारा क्वेश्चन होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको हम पूरी करते हैं। जी, वी कैन से दैट। और इस अच्छा, आप भी बता दें। सर, क्यूरी बेसिकली होती है कि आप क्या कहते हैं कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं, या आप किस किस चीज़ के लिए क्या कह सकते हैं इसको, बेसिकली कि मतलब एक आपके पास अगर आप एक कोई डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट क्यूरी लिखते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम लिखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब हमें सपोज हम मुझे एक डेटा चाहिए अगर कोई, तो सपोज कि एक टेबल है, टेबल के अंदर मुझे एक नाम चाहिए और एक उसकी आईडी चाहिए होगी। तो मैं क्यूरी लिखूंगा कि लाइक सेलेक्ट, बेसिकली वो जो भी उसका भी जो होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो मतलब उसका जो भी सिंटेक्स होता है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द। एग्जैक्टली, थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा, मैं ना इसको एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ। उसने डायरेक्टली यहाँ पे लिखी हुई है कि डेटाबेस के अंदर हम जब डाटा सेव कर रहे होते हैं तो वो हम टेबल्स की शक्ल में कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पूरा एक टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो ये अब टेबल है और इसका नेम है WP पोस्ट्स, ठीक है। ये हमारा जो इसका हमने नेम रखा हुआ है। तो एसक्यूएल के अंदर कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं इनको फेच करने के लिए। तो वो यहाँ पे उसने राइट की हुई है। बहुत सिंपल सी कमांड है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको समझें, और ये इंग्लिश में ही होती है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि सिलेक्ट करो स्टैटिक, जो डेटाबेस की दुनिया है उसके अंदर स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक, सारा कुछ सिलेक्ट कर लो। फ्रॉम, कहाँ से? WP पोस्ट से, ठीक है। इतनी सी क्यूरी जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये सबको समझ आ गई है कि इसके अंदर मैंने क्या बताया है? तो इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर दे। सर मैं बताऊँ। जी जी, और सर इसमें हमने किया है सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि फोल्ड डाटा, मतलब जितना भी डाटा हमारे टेबल्स में वो सारा। और फॉर्म WP पोस्ट है, टेबल का नाम रखते हैं WP पोस्ट। उधर से वो सारा डाटा जो हमें निकाल के दे देगा आउटपुट में। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो उसने ये किया और उसके बाद उसने साथ एक ना लिमिट भी लगा दी कि 50 की लिमिट है। तो अगर हम नीचे जाएं तो मैंने इसको एक्सपेंड एक्सपेंड कर दिया था, तो इसलिए वो 50 से एक्सीड कर गया था। अदरवाइज उसने 50 की लिमिट लगाई हुई थी कि मुझे 50 तक डाटा जो है वो शो करवा दो। तो ये बेसिक से है कि उसने क्यूरी दी हुई थी। अगर हम कमेंट्स में जाएं, ये स्ट्रक्चर शो करवा रहा है और बाय डिफॉल्ट उसने रखा हुआ है कि वो स्ट्रक्चर शो करवाए, लेकिन हम डाटा सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम WP कमेंट्स, और लिमिट इसकी 50 है। तो कमेंट कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक डमी कमेंट जो है वो बना के रखा हुआ है कि हाय दिस इज अ कमेंट टू गेट स्टार्टिंग एक्सेट्रा। तो ये हम कमेंट्स का फीचर आगे यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज ना मैंने आपको पढ़ानी है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है भी इंक्लूड, अभी तक हमने कवर नहीं की। टैक्सेमनी, ठीक है। टैक्सेमनी बहुत फैंसी सा नाम है, लेकिन इसका बेसिक मतलब होता है कैटेगरी, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप दराज पे जाते हैं ना, मैं आप लोगों को साथ दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा टॉपिक है, मैं चाह रहा था कि मैं साथ इसको भी थोड़ा टच कर दूं। दराज पे या किसी और वेबसाइट के ऊपर, जो कि एक
ऑनलाइन सेलिंग की, या इसके ऊपर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सारी इसके अंदर टैक्सीमोनीज है। ठीक है। बहुत फैंसी सा नाम उन्होंने यूज किया हुआ है वर्डप्रेस वालों ने, इसको टैक्सीमनी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये सारी जो कैटेगरीज हैं इनको हम टैक्सीमनी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये यूजर्स भी मैंने दिखा दिए थे कि यूजर्स होते हैं। आई थिंक ये टर्म्स एंड कंडीशंस है या अनकैटेगराइज्ड। ओके। मेन्यू, मेन मेन्यू है एक्सेट्रा, कुछ इस तरह की हमारी चीजें जो डेटाबेस के अंदर उन्होंने ऐड की हुई हैं बेसिकली। तो अब हम चाहते हैं कि हम एक ना डेटाबेस बनाएं जिसका नाम हम रखें WP एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है। तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, मैं कोड राइट नहीं करूंगा, मुझे टाइम काफी लग गया, लाइक 2 घंटे लग गए थे उसको प्रॉपर करते हुए, तो मैं आप लोगों को लिखा हुआ समझाता हूँ। लेकिन एक एक लाइन को जरा डिटेल में हम करते हैं। अच्छा, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, पहले आप वो देख लें, फिर उसके साथ हम इस चीज को समझते हैं। ओके, ये हम आए प्लगइन्स के ऊपर, और ये एक मैंने प्लगइन बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है CRUD प्लगइन। ठीक है। बेसिकली इस प्लगइन के थ्रू हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिक CRUD ऑपरेशंस 4 ही होते हैं, वो चारों परफॉर्म कर रहे हैं। कि हम क्रिएट करेंगे एक पोस्ट। ठीक है। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। 1 मिनट में एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ कि वो इरेज हुई है। एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, इट इज नॉट डिलीटेड। यहाँ से कोई ऑप्शन हो इसको डिलीट करने का, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इसको बनाते किस तरह। अच्छा, ये देखें, ये अब एसक्यूएल की ही कमांड है ड्रॉप, मतलब कि वो उसको डिलीट कर देगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ड्रॉप किया, वो यहाँ से एम्प्लॉय लिस्ट थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये क्रिएट करनी है, तो हम क्रिएट कैसे करेंगे, ये सिंपल एसक्यूएल से करेंगे। तो मैंने एक प्लगइन बनाई है, बहुत सिंपल सी, और उसके थ्रू हम ये कर रहे होंगे। ओके, मेरा एक नेम जो है वो, अच्छा, इस प्लगइन के अंदर स्टार्ट में वही सारी चीजें हैं कि मैंने उसका दिया कि मेरा नाम ये है, मैं प्लगइन का नाम ये रखना चाहता हूँ। या आप यहाँ से देख लेंगे, क्रड प्लगइन का मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर क्रड प्लगइन डॉट PHP की फाइल बनाई, और इस फाइल के अंदर मैंने अपना नाम दिया, उसको बताया कि जी ये डिस्क्रिप्शन होगी प्लगइन की, ये ऑथर का नेम होगा, ये एक वेबसाइट होगी, डमी वेबसाइट मैंने वहां पे दे दी। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक मैंने फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मैंने डेटाबेस। ठीक है। और इसके अंदर हम अब डेटाबेस बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है WP DB की। मैं इसको साथ साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन खोल के दिखाता रहता हूँ। ठीक है। अगर आपने उसके साथ डेटाबेस के साथ किसी तरह का भी कोई काम करना है, तो आपको WP DB को ग्लोबली एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या आप यूं कर ले, मैं इसको सिंपल समझाता हूँ कि लेट सपोज नॉर्मल वेरिएबल हमारा ये होता है कि हमने ये नाम रखा WP, मैं इसको 2 कर देता हूँ, DB नहीं रखूंगा नहीं तो वो एरर दे देगा। और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी और मैंने एंड पे ये लगा दिया। ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल बन गया। लेकिन एक और तरीका होता है कि हम वेरिएबल बना लें, उसको कॉल बाद में करें। ये मैंने वेरिएबल बना लिया, और इसके साथ मैंने लिख दिया ग्लोबल। ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब ये यहाँ पे नहीं कॉल हो सकता, ये हर जगह पे कॉल हो सकता है, तो मैंने इसको ग्लोबल कर दिया, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इस तरह से एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका हमने नाम रखा WP DB, जो रिक्वायरमेंट है। एक और वेरिएबल डिफाइन किया जिसका हमने नाम रखा WP DB वर्जन। ठीक है। तो ये DB और DB वर्जन जो है वो हमने डिफाइन कर लिए। और अच्छा, मैं यहाँ तक समझा के ना आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई है। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया जिसका मैंने नाम रखा कि WP DB के अंदर, उसके अंदर प्रीफिक्स ऐड कर दो। एक पोस्ट फिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, आई थिंक आप सबको आता होगा। और उसका नाम रख दो एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है।
एम्प्लॉय लिस्ट, तो अभी आपने वहां पे देखा था, आई थिंक डब्ल्यू बी एम्प्लॉय लिस्ट थी, तो वो उसने उसके अंदर प्रीफिक्स ऐड कर दिया डब्ल्यू बी डीबी का, और साथ में एम्प्लॉय लिस्ट जो ऐड करके ये हमारे टेबल का नेम हो गया। जैसे डब्ल्यू पी पोस्ट आ रहा था, इसी तरह हमने ये नेम उसको दे दिया। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये एक और फंक्शन है, जस्ट वन सेकेंड। इसके ना मेरे जहन से वो निकल गई कि इसकी बेसिकली हमें क्यों एसेंशियली जरूरत पड़ती है। ओके, अच्छा हमने ना ये अच्छा इसको आप फिलहाल ना स्किप कर दें। अ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक एसक्यूएल का एसक्यूएल का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने एसक्यूएल की कमांड्स दी। ठीक है, और एसक्यूएल की कमांड सिंपल है, क्रिएट टेबल, ये एक कमांड दी। उसके बाद हमने अपने टेबल का नाम दिया जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, और ये डिफाइन ये हो रहा है WPDB, और इसके साथ हमने एक प्रीफिक्स ऐड कर दिया एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, और अब इस टेबल के अंदर हमने क्या अब चीजें डिफाइन की हुई हैं, अब मैं वो आप लोगों को समझाता हूँ कि एक कि मैं इसको ना कमेंट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने उसको बताया कि मुझे ना एक आईडी चाहिए। आईडी के बगैर हम डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं ऐड करते, क्योंकि फिर उसके बाद हमें हमारे पास उसकी आईडी ना हो तो हम उसको ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, और आईडी की जो मैंने डाटा टाइप रखी है, अच्छा सबसे पहले मैंने ये डिफाइन कर दिया कि ये आईडी है, और इसके अंदर जो है मीडियम इंटीजर जो है वो 9 रख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम 9 इंटीजर्स रख सकते हैं। इंटीजर सबको पता है क्या होता है। और साथ में मैंने ये डिफाइन कर दिया है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, पहले पहले 0 होगी, इसके बाद दोबारा से होगी तो 1 हो जाएगी, दोबारा से होगी तो 2 हो जाएगी, दोबारा से होगी तो 3 हो जाएगी। इस तरह से ये एक आईडी डिफाइन होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आए, तो नेक्स्ट पे मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, नेम। और नेम को मैंने क्या किया है, ये टेक्स्ट होगा। ठीक है, और टाइनी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट मतलब कि इसकी एक लिमिट होती है। तो और उसको भी मैंने कह दिया कि नॉट नल होगा, ये नल नहीं हो सकता। इसका नेम मैंने रखा नेम ही। और उसके बाद मैंने कह दिया एड्रेस, ये भी टेक्स्ट होगा, और ये भी नॉट नॉट नल होगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम खाली छोड़ दें, इसको खाली छोड़ेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमने बताया रोल। ठीक है, रोल भी टेक्स्ट होगा, और ये भी नॉट नल होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एक और बताया कि हमें ना इसके अंदर कांटेक्ट भी ऐड करना है। और कांटेक्ट जो हम ऐड करेंगे वो एक इंटीजर होगा, यानी कि नंबर्स हो सकते हैं या अल्फाबेट्स हो सकते हैं, और सॉरी नंबर्स हो सकते हैं। और उसके अंदर हमारी जो लिमिट है वो है 12 की। एक इंटीजर होगा और उसकी लिमिट जो होगी 12 हो। ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी एक आईडी ऐड कर दी दोबारा से, ये सॉरी उसके बाद हमने इसकी प्राइमरी की डिफाइन की, जो कि हमने उसकी आईडी ऐड कर दी जो यहाँ पे हमने ऐड की थी। अब प्राइमरी की क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों को है, किसी कोई बताना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होती है। सर बेसिकली प्राइमरी की सर बेसिकली जिससे आप एक्सेस करते हैं किसी भी आईडी को, तो चेंज नहीं हो सकती एग्जैक्ट, ऐसा ऐसा। ओके एग्जैक्टली। और किसी को आइडिया है, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी को आइडिया है तो बताएं आप लोग प्लीज। सर यूनिक की होती है। एग्जैक्टली, तो अभी इसके अंदर अगर आप देखें, हमारे पास ये टेबल है, वो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको आप स्किप कर दें। सबसे पहले आईडी आ रही है। ठीक है, ये हमारी आईडी आ रही है, और ये सारी की सारी कीज आपस में डिफरेंट है, ये कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है।
लेकिन उसके अलावा ये सारी एक जैसी भी हो सकती हैं, सेम 100% सेम। इसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं कि मैंने इधर भी सेम चीज डाली और इधर भी सेम चीज एंटर कर दी, लेकिन ये जो प्राइमरी की है ये हमेशा सेम रहेगी, और ये हमने आईडी रखी है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज समझ ना आई हो? थैंक यू सर शम्स। कोई स्टूडेंट जिसको ये चीज समझ ना आई हो? अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ओके। सारी आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर काम किया कि एक आईडी बना लिया जिसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट पे रखा हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो 9 है। मतलब 9 डिजिट्स तक जा सकती है, इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8, सॉरी 8 तक जाएगी क्योंकि वो 9 टोटल काउंट हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक जा सकती है, इतना बड़ा नंबर हो सकता है, विच इज मोर देन इनफ। और इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट पे रख दिया कि ये इस तरह से ये टेबल चलेगा। ये सबको समझ आ गया है कि एसक्यूएल के हमने क्या कमांड्स दी हैं? यस यस सर। सर, आगे समझ। ओके। कोई इसको एक दफा रिपीट कर दे। मैम इकरा, आप इसको रिपीट करेंगे? जी सर, हमने एक एसक्यूएल का टेबल बनाया है और उसमें हमने उसको आईडी दी है, और जो कि ऑटो इंक्रीमेंट करेगी 9 तक। और हमने नेम दिया उसका, हमने जो टेक्स्ट है वो ठीक टेक्स्ट है और वो नॉट नल होगा, यानी कि वो यूजर जो है वो उसको खाली नहीं छोड़ सकता। ठीक है। उसके बाद एड्रेस भी हमारे पास टेक्स्ट में होगा, वो भी खाली नहीं होगा। रोल भी टेक्स्ट में होगा, वो भी खाली नहीं होगा। और जो कॉन्टेक्ट होगा वो इंटीजर्स में होगा और 12 तक उसकी वैल्यू जा सकती है। और प्राइमरी की को हमने आईडी दी है, जिसकी बेस पे वो हमारा जो है यूजर को डिटेक्ट करेगा कि आईडी की बेस पे, यानी कि हमारा नंबर 3 पे कौन सा यूजर है, नंबर 4 पे कौन सा यूजर है, इस तरह से। वो प्राइमरी की यूनिक होती है, तो इस तरह से हम आईडी भी यूनिक होती है, तो दैट्स वाई। तो यही है। क्यों? एग्जैक्टली यही है। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये किया है कि हमने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया है, इसके अंदर कोई भी हमने डाटा ऐड नहीं किया यहाँ पे। तो ये हमने कर दिया, और साथ में ये चीज़ कॉल की है। इसको मैं कोशिश तो की है कि ना आपको समझा सकूं, लेकिन मुझे इस उस लेवल पे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं। बेसिकली ये डाटा रिट्रीव कर रहा होता है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सर शम्स। अच्छा, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद हमने पाथ रिक्वायर किया है, ये आप सबको याद है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डीबी डेल्टा, और इसके अंदर हमने कॉल की है एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर हमने सारी कमांड दी हुई थी जो कि एज अ स्ट्रिंग दी थी। ये सारी की सारी एज अ स्ट्रिंग ही दी हुई है। और इसके बाद हमने इसको इसके अंदर कॉल किया है, तो इसका ये होगा कि ये मतलब कि हमारी डेटाबेस बन जाएगी। और अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे एंड कर दिया। ठीक है। ये वाला फंक्शन जिसको मैंने डेटाबेस का नेम दिया था, और इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था कि हमने दोनों एक उसके वर्जन कॉल किया, और उसके बाद हमने WPDB जो है उसको कॉल किया, और एक एसक्यूएल की हमने कुछ कमांड्स दी, कुछ टेबल्स हमें चाहिए थे वो हमने बना लिए। और फिर उसके बाद हमने इसको एंड कर दिया। यहाँ तक हो गया। DB डेल्टा तक उसको कॉल कर दिया एसक्यूएल के नाम से। और एंड पे हमने जो इम्पोर्टेंट काम किया है, जो आपको पहले से आता है, वो ये है कि हमने रजिस्टर एक्टिवेशन हुक को कॉल किया है, कि जैसे ही हम लोग प्लगइन को एक्टिवेट करें, तो साथ ही आपने क्या करना है, डेटाबेस के फंक्शन को कॉल कर देना है। ये डेटाबेस का फंक्शन कॉल होगा तो ये एक डेटाबेस बना देगा। तो मैं इसको आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से चल रहा होगा। तो इस टाइम पे यहाँ पे वो नहीं है जो मैंने अभी डिलीट किया था टेबल। तो लेट्स गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर ये प्लगइन आ रही है, फ्लड प्लगइन। इसको मैंने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट हो गया, और ये इसके अंदर मैंने मेन्यू ऐड किया हुआ था। एनीवेज, हम यहाँ पे आए। आई वुड हैव टू रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे WP एम्प्लॉय लिस्ट आ गई। ये सबको क्लियर हुआ है कि हमने कैसे किया है? यस सर। अच्छा, अब उसको कोई एक्सप्लेन कर दे। सर यही वाला फंक्शन दोबारा से करना, ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है।
एसक्यूएल वाला तो हो गया है, आप ओवरऑल जी बताइए कि हुआ क्या है। जी। सर, यहाँ पे जो है हमने बेसिकली पहले कोड लिखा है, उसमें हमने ये किया कि हमने एसक्यूएल में टेबल बनाने के लिए जो है वो कोड लिखा है। तो पहले हमने वो फाइल जो थी वो वहां से टेबल रिमूव कर दिया था ताकि हम देख सकें कि ये किस तरीके से बनता है। तो हुआ ऐसे है कि जब एंड पे हमने इसको कॉल किया रजिस्टर एक्टिवेशन हुक से, तो फिर जाके जो है ये इसने जो है जैसे ही हम प्लगइन को, जो आपने प्लगइन बनाया हुआ है, तो उसको जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो ये डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जो है इसका एक टेबल बन जाएगा, जो कि उस टेबल बनाने के लिए जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में लिखी हुई है। एग्जैक्टली, थैंक यू। अच्छा, किसी को अभी तक जो हम कर रहे हैं वो समझ ना आया हो? किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो? ये जो हमें टेबल शो हो रहा है, ये लोकल में डेटाबेस में उधर जो ऑप्शन आती है डेटाबेस उधर से शो हो रहा है ना? जी जी, ये अभी हमने लोकल पे चलाया हुआ है, तो वो लोकल डेटाबेस पे हो रहा है। अदरवाइज ये अगर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी होस्टिंग ली हुई है, उस हिसाब से शो हो रहा होता है। जी। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे अच्छा हैं? सर, मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा सा क्लियर कर दें। रिक्वायर्ड वंस अ पाथ जो अपग्रेड का वो दिया हुआ है एडमन इंक्लूड में, ये क्या करना ज़रूरी है? ये अभी हम उसके ऊपर आते हैं। जो अपग्रेड की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद करते हैं उसको, ठीक है? क्योंकि ये ओके क्रैक कर सर, रहे हैं हम थैंक यू। तो उसमें। जी जी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद सिंपल सा एक मैंने क्या किया है कि एक मेन्यू बनाया है और इसके अंदर दो सब मेन्यूज बनाए हैं। एक्चुअली तीन है, डिलीट वाला भी है, एक्सेट्रा। आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं कि मेन्यू कैसे बनाना है और सब मेन्यूज क्या क्या होते हैं। अगर किसी को नहीं आइडिया तो मैं इसको समझाता हूँ। चले हम इसको करते हैं। लेट्स सपोज आई वेंट टू माय डैशबोर्ड और मुझे यहाँ पे ये एक मेन्यू मिल रहा है। इस मेन्यू के ऊपर मैंने हवर किया तो मुझे दो और मेन्यू मिल गए, एक होम का मिल गया और एक अपडेट्स का मिल गया। तो इसी तरह ये आ गया, लिस्टिंग आ गया और इंसर्ट का आ गया। अपडेट एंड डिलीट यहाँ पे शो नहीं हो रहे। अच्छा, लिस्टिंग मैंने ओपन की तो यहाँ पे मेरी डेटाबेस शो हो रही है, जो मैंने डेटाबेस बनाई हुई है, और इसके अंदर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ। और ये आ गया दूसरा इंसर्ट का, ठीक है? पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये काम कैसे कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने नेम में अपना नेम डाला, एड्रेस मैंने सिटी लिख दिया, आई कैन राइट एनीथिंग आई वांट, और यहाँ पे एक नंबर दे सकता हूँ, तो मैंने इसके अंदर 0303 एक नंबर ऐड कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन दिए हुए थे डेवलपर और डिजाइनर वाले, तो मैंने ये कर दिए और मैंने इंसर्ट किया। और यहाँ पे उसने एको करवा दिया कि इंसर्टेड है। मैंने कोशिश की थी काफ़ी ये रीडायरेक्ट हो जाए, लेकिन ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ लिस्टिंग पे। हमें लिस्टिंग जो है वो सेकंड पेज पे देखनी पड़ेगी। तो ये लिस्टिंग वाला पेज है। अब यहाँ पे ये चीज़ शो होगी कि मैंने इसके अंदर डाटा जो है वो ऐड कर दिया है। जो अपडेट एंड डिलीट है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आया डेटाबेस के अंदर दोबारा से। तो ये थी WP एम्प्लॉय लिस्ट और इसका मैंने शो डाटा किया। तो यहाँ पे मुझे वही डाटा शो है वो शो हो गया कि इसकी आईडी जो थी 1 हो गई थी। ऑटो इंक्रीमेंट था तो वो 1 हो गया। उसके बाद नेम आ गया, जो मैंने नेम दिया था। एड्रेस में मैंने काड़ा लिखा था, वो काड़ा आ गया। रोल मैंने दिया था और कांटेक्ट दिया था, जो भी मैंने दिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये समझ आया है आप लोगों को? यस। यस सर। अच्छा, कोई इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमने इसको किस तरह से किया, फिर हम कोड की तरफ चलते हैं। सर बेसिकली आपने जो मेन्यू ओके। बनाए हुए थे, दो मेन्यू एम्प्लॉयज जी जी। के, उस मेन्यू में जाके हमने उस मेन्यू में जाके हमने जो भी रिकॉर्ड था वो इंटर किया वहाँ पे, जहाँ पे नेम था, एड्रेस था, डेजिग्नेशन थी, मोबाइल नंबर था। यहाँ से हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट जैसे ही किया तो वो उसने बैकएंड पे वो स्टोर करा दिए डेटा में जाके। हमारी लिस्टिंग में जाके ये सेव हो चुका है। अगर हम जाएंगे यहाँ पे लिस्टिंग पे, एम्प्लॉय लिस्टिंग पे, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड से हो जाएगा।
डेटा हमने वहाँ पे एंटर किया था। तो यहाँ से हम एग्जैक्टली इसको अपडेट भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली। डिलीट भी जैसे कर मैंने आप लोगों सकते हैं। को जी जी अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, और मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसी तरह मैंने इसको डेटाबेस के अंदर शो करवाया, डेटाबेस मैंने सेपरेट पेज पे शो करवाई है। उसका मैंने शॉर्टकट भी बनाया हुआ है, तो उसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसको इस तरह से किया। ठीक है, ये हो गया। अब इंसर्ट आप लोगों ने देख लिया कि हम इंसर्ट कैसे कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी कुछ सब पेजेस हैं, और ये सारी की सारी फाइल्स हैं जो मुझे इसके लिए चाहिए, तो मैंने उन सबको रिक्वायर किया हुआ है कि ये रूट डायरेक्टरी का लिंक है, और इसके बाद जो मेरी फाइल है वो आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था बेसिक कोड जहाँ पे हम लोग लाइक डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके आगे क्या हो रहा है। ठीक है, क्रिएशन के अंदर ही या इंसर्शन के अंदर। अच्छा, तो इसके अंदर बेसिकली मैंने लाइक एक फॉर्म बनाया है और एक फंक्शन बनाया है। बेसिक पहले तो एम्प्लॉय इंसर्ट के नाम से, जो कि एंड तक चल रहा है। और इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है, और उस टेबल के अंदर टेबल हेडिंग है, टेबल रो है, और उसके अंदर जो मेन चीज है वो है फॉर्म। ठीक है, अच्छा, पोस्ट का पता है आप लोगों को? पोस्ट क्या होता है? नहीं पता। जो पोस्टमैन की जॉब होती है ना, वो बेसिक सी एक जॉब होती है कि उसने यहाँ से, इस जगह से यहाँ पे डिलीवर करना होता है कुछ भी। ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ जाना होता है और यहाँ पे एक चीज डिलीवर करनी होती है। और अगर हम इसको गेट कर दें तो वो ये है कि आपका ये ऑफिस, ये आपके सिटी का ऑफिस है और ये आपका डेस्टिनेशन है, या जहाँ से आपको रिसीव होना है। तो यहाँ से आप गेट करना चाहते हैं, तो एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये फंक्शंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अगर आप पोस्ट करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर आप गेट करेंगे तो वो वहां से यहाँ आएगा। ये समझ आ गया डिफरेंस पोस्ट और गेट का? सर इसमें मैं यस सर। कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी जी मैम, प्लीज। सर इसमें सर इसमें ऐसे है कि पोस्ट और गेट के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि जब हम फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं तो फॉर्म्स में यूजर जो भी डाटा वगैरह ऐड करता है तो वो डाटा जो है वो ऐड तो कर देगा, लेकिन वो डाटा हमारे पास सेव कहाँ से होगा, सेव कहाँ पे होगा? तो वो डाटा जो है बेसिकली हमारे पास पीएचपी की फाइल में होता है। तो ये पोस्ट और गेट जो है वो जब हम पीएचपी में जाके लिखते हैं तो ये इस पोस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो डाटा है ये उस पीएचपी की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम जाके करते हैं। और पोस्ट और गेट में डिफरेंस ये होता है कि ये जो पोस्ट होता है ये सेव होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यूजर नेम और पासवर्ड जब हम हमारा यूजर ऐड करेगा फॉर्म के अंदर तो वो हमारे यूआरएल में शो नहीं होगा। लेकिन जो गेट वाला मेथड होता है उसमें यूजर नेम और पासवर्ड जो है हमारे यूआरएल के अंदर शो हो जाता है, तो वो सेव नहीं होता। इसलिए अगर पासवर्ड या यूजर नेम अगर लिखना हो तो हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। और गेट मेथड जो है वैसे ही सिंपल पेजेस वगैरह के लिए जो है वो हम प्रेफर करते हैं। जी मैम, थैंक यू। सबको समझ आ गई है मैम की बात? मुझे ना एक चीज इंपॉर्टेंट याद आ गई, जैसे आपने रिमाइंड करवाया, तो मैं उसको इस हिसाब से समझा देता हूँ जैसे हम चल रहे थे स्टार्ट में। कि ये चार चीजें होती हैं। क्रिएट होता है, अब रीड होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। तो इन चारों के ना फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनको हम एपीआई कहते हैं, और हम उसी एपीआई को यूज कर रहे होते हैं। क्रिएट करने के लिए हमारा जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं गेट मेथड। ठीक है, ये गेट, ये हमारा क्रिएट का फंक्शन है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, ये यहाँ पे आएगा। अच्छा, क्रिएट का जो फंक्शन होता है वो होता है पोस्ट। ये बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है, आपको तो समझ आ चुकी है। इस सिर्फ इसका एक नेम चेंज किया है कि अगर आपने कोई चीज क्रिएट करनी है तो उसका मतलब है पोस्ट, पोस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। अगर आपने कोई चीज रीड करनी है तो आप गेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। और अगर आपने कोई चीज अपडेट करनी है तो उसका अपडेट ही होता है, और डिलीट करनी है तो उसका डिलीट ही होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, तो ना हमें स्लैक ने काफी कुछ हमें यहाँ पे शो करवाया हुआ है। लाइक ये काफी सारे मैसेज हैं, ये कल के हैं, परसों के हैं। तो ये स्लैक ने गेट फंक्शन यूज किया हुआ है, जो गेट एपीआई है वो यूज की हुई है टू गेट ऑल द मैसेजेस। ठीक है, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ
या मैं इसको दोबारा उधर ले जाता हूँ। तो इसके साथ हमने पोस्ट एपीआई कॉल की हुई है, ठीक है। जब मैं पोस्ट एपीआई के ऊपर कुछ भी डाटा एंटर करके उसको सेंड करता हूँ तो वो सेंड हो जाता है। इसी को मैं जब अपडेट करने लगता हूँ, इसको मैंने 1 2 3 कर दिया, लेट्स सपोज अपडेट करने के लिए, तो ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो हमने अपडेट फंक्शन को या अपडेट एपीआई को कॉल किया है। और लास्ट में अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो हम डिलीट मेथड को कॉल करते हैं। ये चीज समझ आई आपको सबको? यस सर। यस। ओके। कोई इसको रिपीट करना चाहेगा? कोई भी? मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको बिल्कुल भी ना समझ आई हो, तो वो एक दफा दोबारा से इस चीज को लाइक गो थ्रू कर ले। ओके, मैं किसी से पूछता हूँ। तैयब, आप क्लास में हैं? यस सर। ठीक। आप इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि पोस्ट और गेट में क्या डिफरेंस होता है बाकी फंक्शंस में? जी सर, क्रिएट्स के लिए हम पोस्ट का फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें हम यानी कि सिलेक्ट की आपने एग्जांपल दी है, जैसे जैसे हम उसको करते हैं कि जब लिखते हैं और आगे डिलीवर करते हैं, तो उसके लिए हम यानी कि पोस्ट का फंक्शन यूज करते हैं। और रीड के लिए हम जो है वो गेट करते हैं। और अगर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह या करनी हो तो उसके लिए हम अपडेट, और अपडेट का फंक्शन भी अपडेट होता है। और अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के लिए भी हम डिलीट फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। एग्जैक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि पोस्ट फंक्शन जो है वो हम क्रिएट करने के लिए यूज करें कि हमारा जो डाटा हम इसके अंदर एंटर करेंगे वो पोस्ट हो जाएगा बैकएंड पे, या वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव भी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम किया है मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है फॉर्म क्रिएट करना, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर क्या है? सबसे पहले मैंने नेम दिया एक फॉर्म का, जिसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, FRM दे दिया, ठीक है। और इसके बाद एक्शन दे दिया कि जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे क्या एक्शन होगा, तो कुछ भी नहीं है तो मैंने हैश दे दिया। और इसके अंदर मैंने नेम दे दिया पोस्ट, इसका मेथड बता दिया कि ये मेथड इसका पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर फील्ड्स आ रही हैं, तो जो मैटर करती हैं वो है इनपुट और इनपुट, जितने भी इनपुट्स हैं, और लास्ट वाला जो एक सबमिट बटन होगा। तो इनपुट के अंदर सबसे पहले नेम है, तो मैंने जो इनपुट डाटा है ये कलेक्ट कर रहा है, उसको मैंने दे दिया NM, कि ये नंबर है, सॉरी नेम है। उसके बाद एड्रेस के अंदर फिर मैंने दे दिया कि ये इसकी जो टाइप होगी टेक्स्ट होगी, और इसके अंदर मैंने इसका नेम दे दिया कि ADRS, कि ये एड्रेस गेट कर रहा है। उसके बाद इसकी डेजिग्नेशन है, तो इसका नेम दे दिया DES, और ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन हैं। और उसके बाद एंड पे मोबाइल नंबर है, MOB। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है, इधर बटन भी हो सकता था लेकिन मैंने इनपुट यूज किया, वो ये कि इसकी टाइप है सबमिट की, और वैल्यू है इंसर्ट की और नेम है इंसर्ट, कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये INS, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? फिर हम इसके PHP कोड पे चलते हैं। HTML सबको समझ आ गया कि इसके अंदर क्या किया हुआ है? यस। ओके। यस सर। अब ये क्या कर रहा है? जो हमने पहले सबसे पहला काम किया था वो था क्रिएट करना, कि क्रिएट की है। अब उसके बाद हम लाइक क्रिएट का ये फंक्शन यूज करें कि पोस्ट करना है। अब उसके अंदर हमने डाटा हमने ऐड करवाना है, ठीक है। तो उसके अंदर इस मैंने कि इफ स्टेटमेंट यूज किया, और इस सेट का एक नाम का एक वेरिएबल, सॉरी, एक फंक्शन यूज किया है, जिसके अंदर मैंने जो मेथड यूज किया है वो है पोस्ट, ठीक है। वो उसका नेम मैं कोई भी दे सकता था एक वेरिएबल के अंदर। पोस्ट यूज किया कि जैसे ही ये बटन क्लिक हो तो ये यहाँ से आ जाए कि INS जो है वो क्लिक हो चुका है। उसके बाद दोबारा से हमें एक चीज चाहिए होगी जिसको हम WP DB कहते हैं, कि अगर हमने डेटाबेस को एक्सेस करना है या डेटाबेस को यूज करना है तो हमें WP DB जो है उसको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। और इसके अंदर जो हमारी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी मैंने डिफाइन की हुई, कि NM जो है वो यहाँ से गेट करेगा, NM AD जो है एड्रेस गेट करेगा, एक्सेट्रा। तो ये सारे गेट कर लेगा।
उसके बाद जो हमारा टेबल नेम है वो कॉल करेगा जिस तरह से मैंने बनाया हुआ था। इसको आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये किया कि WP_, एम्प्लॉय लिस्ट, तो उसके लिए मैंने WP_DB उसके आगे ये प्रीफिक्स ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया कि एनएम वेरिएबल के अंदर जो एनएम के अंदर जो वैल्यू थी फॉर नेम था, मैंने इधर जुबैर यूज किया था, अगर आपको याद हो तो वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है। ठीक है, ये इसके अंदर नेम स्टोर हो गया, एड्रेस के अंदर एड्रेस स्टोर हो गया, डेजिग्नेशन के अंदर डेजिग्नेशन स्टोर हो गया, और एम के अंदर मोबाइल स्टोर हो गया। अच्छा, इसके ना डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करने हैं, लेकिन ये मैंने ऐसे किया हुआ है। जैसे ये टेबल नेम काफी डिस्क्रिप्टिव सा नेम है कि टेबल का नेम क्या है। अब जो फंक्शन यूज हो रहा है, जिसको आप पोस्ट भी कह सकते हैं, वो ये है इंसर्ट के, WP_DB इंसर्ट। और उसके बाद टेबल नेम हमारे यहाँ पे आ गया। उसके बाद अरे आ रही है कि नेम के अंदर आप NM इंसर्ट कर दो, एड्रेस के अंदर ये इंसर्ट कर दो, रोल के अंदर ये इंसर्ट कर दो, कॉन्टैक्ट के अंदर ये इंसर्ट कर दो। और जो सबसे पहली ID थी वो ऑटोमेटिक इंसर्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब इसको कोई एक्सप्लेन कर दे दोबारा से कि यहाँ पे क्या हुआ है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मजीद करके समझा दूंगा। कोई अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप बताएं प्लीज। सर इसका PHP कोड जरा दोबारा बता दें, यहाँ से जहाँ पे आपने लिखा हुआ है इस पे इसमें स्मॉल फिजिकल का ये समझा देगा। मैम ये नहीं लाइन नंबर 52 नहीं समझ आई आपको? जी सर। ओके, अच्छा यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि एक इनपुट है, इनपुट नाम का बटन है जिसकी टाइप रखी है हमने सबमिट, उसकी वैल्यू रखी है इंसर्ट, और इसका नेम रखा है INS। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस सेट कि जब INS पे क्लिक हो, और मतलब कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो, टाइप मैंने उसकी सबमिट रखी है, जो INS पे हम क्लिक करेंगे उस बटन के ऊपर, तब क्या होगा कि ये ट्रिगर हो जाएगा। इस सेट जो है वो चेक करेगा कि हाँ ये ट्रिगर हो चुका है, तो वो WP_DB को कॉल कर लेगा। वो ये चेक करेगा कि ये ट्रिगर हो चुका है, जो नेम यहाँ पे रखा है वही सेम नाम यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद जितने भी हमारे डेटाबेस के अंदर फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल NM है, एड्रेस है, मोबाइल है, इन सबको गेट कर लेगा, डिस्क्रिप्शन भी गेट कर लेगा। ये सारी उसने गेट की और गेट करके NM में स्टोर करा दी, वेरिएबल में AD में करवा दी, D में करवा दी, M में करवा दी। ये सारी की सारी उसने वेरिएबल्स में स्टोर करवा दी। उसके बाद मैं इसको ना थोड़ा सा एक दफा सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, नेम था तो मैं इसको रखता हूँ, पूरा नेम रख करता हूँ। ये मेरा नेम हो गया। मैंने वहां पे चेंज किया तो अब मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसको मैंने कर दिया नेम। तो अब ये नेम जो है वो यहाँ से एंटर करवा रहा है, लाइक नेम यहाँ पे सेव करेगा। मैंने यहाँ पे नेम कर दिया, और उसके बाद जहाँ पे मैंने NM था वहां पे मैंने नेम कर दिया। ठीक है, ये पहला मेरा हो गया, मैंने इसको चेंज कर दिया कि वो नेम को नेम में स्टोर करवा रहा है। ये यहाँ पे हो रहा है। मैं दूसरे को भी करके दिखा देता हूँ। नेम था, उसके बाद एड्रेस था, एड्रेस नेम रखा मैंने। अच्छा, अब ये मुझे ना तंग ना करे कि डेटाबेस के अंदर में सेम नेम ना हो। चलिए कर कर देते हैं एक दफा इसको। ओके, नहीं नहीं, ये तंग नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस रख दिया, तो अभी मुझे इधर भी एड्रेस करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे भी एड्रेस कर दिया, तो वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। बेसिकली मैं ये समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से होगा। तो ये उसने वहां से पिक किया पहले, मैंने यहाँ पे नेम एड्रेस एंटर किया, उसने यहाँ से एड्रेस पिक किया और उसने इस एड्रेस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और ये अब यहाँ पे स्टोर हुआ तो वो हमने बाकी डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया। और D जो था वो डिस्क्रिप्शन थी, इसको मैंने DESC कर दिया, C। ठीक है, और ये था मोबाइल, MOB, इसको मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये उसने इस तरह से सेव कर दी। ये आप में से कितने लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, किसी को मुश्किल लग रहा है जो पहली बार देख रहे हैं? अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आई तो मैं इसको दोबारा से एक नई एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। सबको समझ आ गया? सर ये इफ वाला थोड़ा समझ नहीं आया, और तो आगे। ओके, अच्छा ये देखें कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे HTML का फॉर्म बनाया, फॉर्म, और मैंने इसकी एक्शन रखा
पोस्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक रखा, सॉरी, इनपुट टेक्स्ट, और इसका नेम रखा मैंने नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। और इसके साथ मैंने एक सबमिट बटन रख दिया। बटन भी कर सकते हैं आप और इसको इनपुट भी कर सकते हैं। तो ये बटन रखा मैंने, और इसके अंदर मैंने नेम टाइप, सबमिट टाइप रख दी मैंने इसकी, और इसका नेम भी रख दिया सबमिट, ठीक है। ये इतनी एचटीएमएल मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ रही होगी किसका वो पोस्ट है। और ये अब पीएचपी के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, पीएचपी, और मैंने इसको कॉल किया और क्लोज कर दिया। अब पीएचपी के अंदर अगर मुझे इसका डाटा गेट करना है कि यूजर आए, वो अपना अंदर नेम लिखे, ठीक है, उसने नेम लिख दिया अंदर, और उसको सबमिट बटन को क्लिक करे तो वो सबमिट हो जाए। तो उस सबमिट होने के बाद क्या, ठीक है, सबमिट होने के बाद ये होगा, इफ इज सेट, ठीक है। अगर वो ये इज सेट करे तो क्या करो कि, ठीक है, ये मेथड मैंने कॉल किया, अ, और इसके अंदर मैंने ये दे दिया कि जब अच्छा, इसका नेम भी देना था, और इसका मैंने नेम दे दिया एसयूबी, ठीक है, सबमिट। तो जब ये एसयूबी हो जाए तो उसके बाद क्या करो, ओके, उसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले तो ग्लोबल ये रख लिया, ये रख लिया। ये हमें हर दफा कॉल करना पड़ेगा, कंपलसरी है, हम क्या करें। फिर नेम, नेम इज इक्वल टू वो जो मैंने 20 फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, पोस्ट के अंदर मैंने रखा नेम, ठीक है, कि मैंने उसको नेम भी दे दिया। और एंड पे मैंने उसके बाद उसको क्या किया कि टेबल नेम भी दे दिया, जो टेबल का नेम था, ठीक है, ये टेबल का नेम आ गया। और उसके बाद अब मैंने लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने एग्जीक्यूट किया, कि मैंने उसको इंसर्ट करवा दिया। और इंसर्ट जो है वो इफ के अंदर ही हो रहा है, ओके, ठीक है। WPDB जो हमने कॉल किया हुआ था, और उसके बाद मैंने एक ही इसके अंदर वेरिएबल बनाया। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक सेपरेट उसको ना 4 लाइनों में करके दिखाया है कि ये कैसे हो रहा है। अब सबको समझ आया कि ये कैसे हो रहा है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी अभी भी ना समझ आई हो? जी बताइएगा। आ गई है सर समझ। ओके, कोई इस चीज को समझाना चाहे, चाहे ये छोटी एग्जांपल से, या जो मेन पीएचपी का कोड मैंने समझाया था। आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? ओके, मैं नेम जी कॉल सर, कर मैं कर देता हूँ। देता हूँ। जी जी प्लीज, इसको समझाना चाहेंगे सर या ये बेसिकली इसको? ये आपने दोबारा से अभी कोड जी जी, इसको चलिए समझा समझाएं। देते हैं, कोड कोई मसला नहीं। जी। सर बेसिकली वही जो हम अभी फॉर्म की बात कर रहे हैं कि हमने जो डेटा इंसर्ट करना है उसमें सबसे पहले क्या होगा कि एक फॉर्म हमने लिया यहाँ पे जिसका एक्शन टाइप पोस्ट किया है, क्योंकि हम डेटा इसमें एंटर कर रहे हैं। तो उसमें डेटा जो भी होगा वो नेम की फॉर्म में उसके बाद आ रहा है, टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम होगा। और फिर हमने बटन टाइप रख दिया सबमिट। सबमिट इसलिए रखिए क्योंकि वो डेटा, जाहिर सी बात है, आप कोई भी पोस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप किसी चीज़ में चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। तो जब हमने वो सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो हमें एक पीएचपी के फंक्शन में लेके जाएगा, जिसमें हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि जो यहाँ से डेटा है जो हमने सबमिट किया है, अगर तो वो इसमें आ रहा है, इसके इक्वल है दोनों, तो फिर उसके बाद क्या करें कि एक ग्लोबल वेरिएबल बना दें WPDB के नाम से, और वहाँ पे एक नेम के नाम से वेरिएबल बना के वही जो पोस्ट नेम है उसमें पोस्ट करना है। और फिर हमने एक टेबल बना दिया WPDB के साथ प्रीफिक्स के नाम से, जो लिस्ट में ऐड करेगा उस चीज़ को। जब ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो फिर उसके बाद वो हमने एक इंसर्ट का एक और अलग से फंक्शन बनाया है, जिसमें वो जो हमने टेबल वहाँ पे गेट किया होगा टेबल नेम, वो नेम उसमें आके वो इंटर कर देगा और वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा एग्जैक्टली रिकॉर्ड। exactly. जी। अच्छा, बाकी इसकी चीजें जो बची हैं वो हम कल करेंगे। मैंने देखा नहीं, टाइम जो है वो बिल्कुल एंड हो चुका है।
ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं इसका ना कोड शेयर कर दूँ।